हम अपने जीवन में आदतें डालते हैं, फिर ये आदतें हमारा जीवन बनाती हैं। मतलब हर व्यक्ति का जीवन आदतों से ही बना होता है, चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी। अच्छी आदतों को डालना कठिन होता है और बुरी आदतों को डालना बहुत आसान, लेकिन बुरी आदतों के साथ जीना बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार सुबह जल्दी उठना, इस प्रकार की अच्छी आदतें जानबूझकर डालना पड़ता है। सुबह जल्दी उठने की आदत एक बार पड़ गई, फिर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका दिमाग भी। लेकिन उसी के विपरीत देर तक सोना, बिस्तर में पड़े रहना, यह आदत आसानी से या बिना कुछ किए पड़ जाती है और इसके साथ जीना आगे जाकर बहुत कष्टकारक होता है, जो आलस्य को जन्म देता है और फिर सभी बुराइयां अपने आप आने लगती हैं। हमारा दिमाग या हमारा मन एक प्रकार का सुंदर गार्डन होता है। यदि उसे सुंदर बनाए रखना है तो उसमें मेंटेनेंस या रखरखाव करना बहुत जरूरी है। यदि हम उस गार्डन या वाटिका की देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन वो गार्डन बदसूरत जंगल में बदल जाएगा। वहां कांटे और जंगली पौधे उग आएंगे और वो न तो हमें अच्छे लगेंगे और न ही दूसरों को। हमारे जीवन में अच्छी आदतों के कारण हम हर दिन अपने दिमाग रूपी अच्छे गार्डन को निरंतर सुधारते रहते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ आदतों के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं। यह पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, ये 7 आदतें हैं तो आपको बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन 7 आदतों को अपनाकर आप देश और दुनिया में खूब नाम कमा सकते हैं। नाम कमाना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि दुनिया भर में उसका नाम हो और दुनिया उसको पहचाने? लेकिन हर किसी का यह सपना पूरा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई वैसी मेहनत नहीं करता जिससे कि दुनिया भर में उसका नाम हो। यहां हम आपको 7 ऐसी आदतें बता रहे हैं जो आपको बड़ा आदमी बनने में मदद करेंगी और दुनिया भर में आपका नाम ऊंचा करेंगी। कभी आप किसी सुंदर पार्क में गए हैं, वहां आपने देखा होगा कि किस तरह से साज सज्जा की गई है, कैसे बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हैं और कितनी अच्छी तरह से उनकी देखरेख हो रही है। दरअसल हमारा मन और दिमाग भी एक सुंदर पार्क जैसा ही है, जिसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अगर हम वो मेहनत नहीं करते तो जैसे कई बाग उजड़ जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी हो सकता है। लेकिन ये 7 आदतें आपके मन और दिमाग के बगीचे को हमेशा सुंदर बनाए रखेंगी और आप खूब नाम कमाएंगे। 1. भगवान को याद करें। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि कोई तीसरी शक्ति जरूर है जो इस संसार का संचालन कर रही है। उस तीसरी शक्ति को याद रखें और उनसे प्रार्थना करें। भगवान को याद करके आप अपने अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। सुबह उठकर भगवान को याद करें और रात को सोने से पहले भी आज के दिन के लिए उसको धन्यवाद कहें। सफल लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और हर कार्य उन्हीं के नाम पर करते हैं। 2. शुक्रगुजार हों। दोस्तों, किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसको धन्यवाद कहें, उसका शुक्रगुजार हों। ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है और अपने जीवन में कभी भी कड़वाहट नहीं आने देता। ऐसा व्यक्ति जानता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वह भगवान का दिया हुआ है। हमारा जन्म खाली हाथ हुआ था और खाली हाथ ही हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसे में यहां जिस किसी से भी हमें कुछ भी मिलता है तो उसके लिए धन्यवाद कहें। भगवान को धन्यवाद कहें। पोषण करने वाली धरती के शुक्रगुजार हों। जो व्यक्ति इस तरह से जीवन जीता है, लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। 3. मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जी हां, जिस व्यक्ति को मेहनत करना आता है उसे कोई पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प दुनिया में मौजूद ही नहीं है। परिश्रम की आदत आपको सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो व्यक्ति मेहनत से नहीं डरता वह बड़े से बड़े टैलेंटेड लोगों को भी पछाड़ सकता है। वैसे भी कहा जाता है, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। किसी को भी रातों रात सफलता नहीं मिलती। भले आपको लगे कि वह रातों रात सफल हो गया, लेकिन उनसे पूछने पर पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। मेहनत करने वाले व्यक्ति के आगे दुनिया नतमस्तक होती है। 4. समय की कद्र करें। एक कहावत है, जो व्यक्ति समय का मोल नहीं रखता, समय भी उसे भूल जाता है। बड़े लोग हमेशा वक्त की कद्र करते हैं और समय के पाबंद होते हैं। आप भले ही कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आप सही समय पर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। एक बार गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता। यदि आप सही समय पर अवसर को पहचान लेते हैं
तो आप बुद्धिमान हैं और आपको नाम कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आलसी व्यक्ति समय बर्बाद करते हैं और जरूरी कार्य को भी टालते रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई याद नहीं रखता। सफलता के लिए समय की हमेशा कद्र करें। 5. आत्म अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों में अनुशासन की कमी होती है वह हाथ में आए अवसर को भी गंवा देते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग अनुशासन के कारण वो पा लेते हैं जिसके बारे में दूसरे सोच भी नहीं पाते। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप अपनी खराब आदतों को नहीं बदल देते। यानी सफलता के लिए अनुशासन निहायत ही जरूरी है। आपकी सफलता और आपका ऊंचा नाम इस बात पर निर्भर करता है कि आप रोज क्या काम करते हैं और आप में अनुशासन है या नहीं। 6. लक्ष्य बनाएं और हासिल करें। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप पहले लक्ष्य निर्धारित तो करें। बिना लक्ष्य किसी काम को करने का क्या ही औचित्य है। परमेश्वर भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी मदद करें और अपना लक्ष्य तय करें। किसी व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और उसे दिल्ली से हरिद्वार जाने को कहा जाए तो वह इधर उधर ही भटकता रहेगा। ऐसा ही लक्ष्यहीन व्यक्ति के साथ भी होता है। इसलिए अगर दुनिया में अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं तो लक्ष्य जरूर बनाएं। 7. नया सीखने की आदत। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि नया सीखने की चाहत न होना मृत्यु के समान है। अगर सफल होना चाहते हैं और दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं तो नया सीखने का कोई भी अवसर न छोड़े। इस अभिमान में न रहें कि आपको सब कुछ आता है, ना ही इस ईगो में रहें कि आप अपने से छोटे से क्यों सीखें। ज्ञान जहां से मिल रहा हो ले लें, यह आपको आगे बढ़ाएगा। एक कहावत है, हर पल ऐसे जियो जैसे ये आखिरी पल हो और सीखो ऐसे जैसे आप धरती के अंत तक यहां जीने वाले हैं। तो सीखने की आदत डालें और खूब नाम कमाएं। दोस्तों, सफल हो अपने लाइफ में, ये सारी चीज अपनाते हैं। आज हम जानेंगे कि मेहनत और खुद को ऊपर पर ध्यान देना कितना आवश्यकता होता है। तो चलिए जानते हैं ये कहानी के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी है स्वीडन के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए बच्चे की, जिसका नाम इंगवार था। इंगवार का जन्म 23 मार्च 1936 को हुआ था। स्वीडन के इतिहास में यह एक ऐसा दौर था जब स्वीडन बड़ी गरीबी और बदहाली के दौर से गुजर रहा था। उस समय स्वीडन की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। दोस्तों, इंगवार का पिता एक किसान थे जिनके पास अपनी जमीन थी। वे उसी जमीन पर खेती करते थे और उसमें अनाज और सब्जियां उगाते थे और अपना और परिवार का पेट पला करते थे। उनका घर भी खेत की जमीन पर ही था। इंगवार के पिता अक्सर घर के बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए जंगल में जाते थे और वहां से अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाते थे। दोस्तों, जब इंगवार बड़ा हुआ तो वह भी अपने माता पिता के साथ खेत में कुछ काम करने लगा। इस तरह पूरे परिवार ने बहुत मेहनत की। इसके बाद जब इंगवार 5 साल के थे तब उन्हें स्कूल में भर्ती कराया गया, जिसमें कुछ महीने बाद पता चला कि इंगवार डिस्लेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। एक ऐसी बीमारी जिसमें शब्दों को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। इधर पिता इंगवार के देर से उठने की आदत और डिस्लेक्सिया नामक बीमारी से परेशान थे, जिसके लिए वह अक्सर इंगवार से गुस्से में कहता था कि तुम इतनी देर से उठो और पढ़ाई में भी कमजोर हो। अगर ऐसा ही रहा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इंगवार को अपने पिता का यह वचन बहुत प्रिय था। इंगवार अपने पिता की बात को गलत साबित करना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि एक दिन वह जीवन में कुछ बड़ा जरूर करेंगे। देर से उठने की उसकी आदत के कारण वह अक्सर स्कूल देर से पहुंचता था, जिसके कारण गुरु उससे बहुत कुछ कहता था। मास्टर और पिता की मदद से इंगवार ने एक दिन फैसला किया कि अब मैं अपनी आदत सुधारता रहूंगा और मुझे अपने आसपास के बच्चों से ज्यादा पढ़ना है ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं। जिससे इंगवार ने सुबह 5:30 बजे अलार्म बजाकर अलार्म बंद करने का बटन तोड़ दिया। अब इंगवार रोज 5:30 बजे अलार्म की वजह से उठ जाती थी। एक दिन बिक्री समाप्त हो गई। सुबह अलार्म बंद नहीं हुआ, फिर भी इंगवार जल्दी उठ गया। इंगवार यह देखकर चकित रह गया कि यह कैसे हो गया। अलार्म भी नहीं लगा और मेरी आंखें अपने आप खुल गईं। अब रोज सुबह जल्दी उठने की आदत के कारण इंगवार मन लगाकर पढ़ाई करता है ताकि वह इस डिस्लेक्सिया की बीमारी को भी हरा सके।
6 साल की उम्र से इंगवार ने भी पढ़ाई की और अपने पिता के साथ लकड़ी लाने के लिए जंगल चला गया। हालांकि कूदने की उनकी उम्र थी, लेकिन अपनी जिद के कारण उन्हें अब खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके मन में अब एक ही धुन थी। वह धुन थी कुछ बड़ा करने की। अब जब भी इंगवार अपने पिता के साथ जाता, वह वहां से लुढ़कते हुए सड़क से लकड़ी के कुछ अच्छे नरकट उठाता था। वह उन नरकटों की कलम बनाकर स्कूली बच्चों को बेचकर अपनी जेब से पैसे निकाल लेता था। यहीं से इंगवार ने अपनी छोटी उम्र से ही पैसे कमाने के बेहतर अवसरों की तलाश शुरू कर दी थी। जब वह 7 साल का हुआ तो उसने अपने पिता द्वारा बनाई गई 3 पहियों वाली लकड़ी की साइकिल पर माचिस बेचना शुरू कर दिया। इससे वह अपने स्कूल का खर्चा निकालेंगे। 10 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक साइकिल दी, जिस पर उन्होंने अपने पास के गांव में माचिस बेचना शुरू कर दिया। उसी समय उसे पता चला कि अगर यह माचिस स्टॉकहम शहर के थोक से खरीदी जाती है तो यह बहुत सस्ता होगा, तो इस तरह मैं और माचिस बेच पाऊंगा, यानी कमाऊंगा अधिक लाभ। स्टॉकहम के उसी शहर में इंगवार ने अपने एक रिश्तेदार की मदद से बहुत सारे मैचों का आदेश दिया। अब उसने इन माचिस को पहले से कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। इस तरह इंगवार ने सारा खर्च निकालकर काफी पैसे बचा लिए होंगे। लेकिन जब इंगवार 12 साल के थे तो इस आय से एक बड़े वर्ग का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया था। फिर इंगवार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ डेकोरेशन उत्पाद बेचने लगे, साथ ही बॉल पेन और पेंसिल बेचने लगे। जब बॉल पेन बेचने से अच्छा लाभ हुआ तो इंगवार थोक से बहुत सारे बॉल पेन खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तब इंगवार ने बैंक से $63 का कर्ज लिया। यह उनके जीवन का पहला और आखिरी कर्ज था। उसने अपना सारा सामान रखने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। इसके साथ ही वह अपने पिता के साथ जंगल में भी जाता और निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग करने में मदद करता। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। लेकिन 20 साल की उम्र तक आते आते इंगवार अब अपना बिजनेस करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने बिजनेस को और समय देना जरूरी था, जिसके चलते इंगवार ने पढ़ाई छोड़ दी। अब तक इंगवार साइकिल घूमकर और माचिस और साज सज्जा जैसी कई अन्य वस्तुओं को बेचकर काफी अच्छी जानकारी जुटा चुका था, जिसमें उन्होंने समझा कि आसपास के इलाकों में लकड़ी की कई चीजें बनती हैं और कौन सी सामग्री कहां से मिलेगी और कितनी सस्ती। इंगवार को इन सब चीजों का ज्ञान हो गया था। जितना उसने जमा किया था उससे अधिक सामान खरीदने और उन सामानों को स्टोर करने के लिए अब कोई जगह नहीं थी, जिसके कारण इंगवार ने जमा किए गए धन से मेल ऑर्डर व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसमें सामान रखने की आवश्यकता नहीं थी। इंगवार ने अपने आसपास लकड़ी का सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात की, जिसमें उन्होंने उनके रेट जैसी और भी कई जानकारियां बखूबी इकट्ठी की। इसके बाद इंगवार ने आसानी से उपलब्ध सामान वस्तुओं के लिए कैटलॉग मुद्रित करवाए, जिसमें शुरू में पिक्चर फ्रेम, पर्स, बॉल पेन जैसी कई छोटी छोटी चीजें शामिल थीं। उन दिनों इस प्रकार का व्यवसाय आज के ऑनलाइन व्यापार की तरह चलता था, जिसमें कैटलॉग में छपी सूचनाओं के माध्यम से ही दूर दूर तक ऑर्डर ले जाया जाता था, फिर मेल ऑर्डर से भेजा जाता था और पैसे भी डाक से भेजे जाते थे। दोस्तों, इंगवार बहुत अधिक मार्जिन पर व्यवसाय करने में विश्वास करता था, ताकि ऑर्डर अधिक आए और निर्माता से अधिक सामान खरीदने पर अधिक छूट मिले। इंगवार की इस रणनीति से धीरे धीरे कारोबार अच्छा चलने लगा। इसके बाद इंगवार के कैटलॉग में फर्नीचर जैसी बड़ी चीजें दिखने लगीं और बॉल पेन जैसी छोटी चीजें सूची से गायब होने लगीं। अपने पिता के साथ काम करते हुए इंगवार लकड़ी की गुणवत्ता से अच्छी तरह परिचित थे, जिससे वह अपने पिता की मदद से स्थानीय निर्माण कारखाने को लकड़ी देकर फर्नीचर तैयार करने का आदेश देता था। फिर वह उन फर्नीचर को बाजार में कम मार्जिन पर बेच देता था। दोस्तों, इंगवार के फर्नीचर की गुणवत्ता देखकर बाजार में इंगवार के फर्नीचर की मांग बढ़ने लगी। अब माल बड़ी ट्रेनों में जाने लगा। इससे अब कई स्थानीय फैक्ट्रियां केवल इंगवार के लिए काम करने लगीं और इंगवार फर्नीचर बनाने लगीं। इंगवार के प्रतियोगियों ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि इंगवार की नीति हमारी दरों को खराब कर रही है, जिससे मांग कम हो गई है। इंगवार के इस फर्नीचर की बढ़ती मांग के कारण नमी कम करने वाली बाकी कंपनियों के फर्नीचर की मांग बाजार में गिरने लगी।
जिससे कंपनियों को काफी नुकसान होने लगा। इसके चलते लकड़ी उद्योग के स्वीडिश फर्नीचर ने इंगवार की कंपनी का बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण सभी लोग इंगवार के लिए स्टूल बनाने और बेचने पर राजी हो गए। लेकिन कहा जाता है कि जब एक ईमानदार व्यक्ति के लिए एक रास्ता बंद हो जाता है तो भगवान उसके लिए और भी कई रास्ते खोल देता है। इंगवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने पोलिश सप्लायर से सामान लेना शुरू कर दिया, जो उन्हें पहले से कम कीमत पर मिल जाता था, क्योंकि वहां कच्चा माल और श्रम दोनों ही बहुत सस्ते में मिल जाते थे। इसके बाद इस आदमी को दूसरे देशों के कई ऐसे सप्लायर मिले जहां से उसे बहुत सस्ते में सामान मिल जाता था। इंगवार ने अपने फर्नीचर ब्रांड का नाम आईकेईए फर्नीचर यहां कंपनी का नाम रखा है। अब इंगवार ने उन कंपनियों की वॉट क्षमता लगा दी जो सोच रही थीं कि अगर फेडरेशन ने मेरा ब्रांड निकाल लिया तो कंपनी बंद हो जाएगी। सस्ते फर्नीचर के कारण इंगवार फर्नीचर की मांग तेजी से बढ़ने लगी। दोस्तों, इस बढ़ती मांग को देखते हुए इंगवार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। 60 के दशक के अंत तक कुछ अन्य शहरों ने भी अपने शोरूम खोले। फर्नीचर को लेकर लोगों की जरूरतों को देखते हुए सबसे पहले इंगवार के दिमाग में फर्नीचर को फोल्ड करने का क्रिएटिव आइडिया आया, जिसके चलते इंगवार ने जब पहली बार इस तरह का फर्नीचर बाजार में उतारा तो यह फर्नीचर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ और इसकी जबरदस्त मांग थी। इसके बाद इंगवार का कारोबार और भी तेजी से आग की तरह फैल गया। जल्द ही इंगवार ने कई अन्य देशों में अपना व्यवसाय चलाना शुरू कर दिया। इस तरह इंगवार का फर्नीचर पूरे यूरोप में काफी पसंद किया जाने लगा। इसके बाद लोगों की जरूरत और मांग के मुताबिक इसी तरह कम मार्जिन वाली रणनीति पर काम करते हुए कई तरह के बेहतर क्वालिटी के फर्नीचर बनाने लगे, वो भी कम कीमत में। कहा जाता है कि जहां भी इंगवार फर्नीचर के शोरूम खुलते थे, उस देश के स्थानीय फर्नीचर बाजार की देखभाल की जाती थी। इसका कारण यह था कि इंगवार का फर्नीचर अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत का था। लोग फर्नीचर की गुणवत्ता, डिजाइन और रेट की ओर काफी आकर्षित हुए और देखते ही देखते लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। तो दोस्तों, ये वही शख्स था जो कभी डिसलेक्सिया का शिकार हुआ करता था, जिसे ताने मिलते थे कि अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आज उस शख्स की जिद के चलते उसके कई देशों में हजारों स्टोर शोरूम हैं और उनके अधीन लाखों लोग काम करते हैं। वे कर्मचारी हैं। इंगवार 91 साल की उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन आज उनके बेटे पोते इस धंधे को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। इंगवार के फर्नीचर को आइकिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।